Okay, hello everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार कंफर्म कर दो, आवाज मेरी सही सुनाई दे रही है, मैं सही दिखाई दे रहा हूँ। कुछ नई सेटिंग्स हैं आज की क्लास में जो आज भी ये स्टूडियो सेटअप नया किया गया है। तो एक बार कंफर्म कर दो कि आपको मेरी आवाज सही तरीके से सुनाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ। क्लास स्टार्ट होने से पहले इस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था, इसलिए लेट हो गया, नहीं तो करंट अफेयर्स की क्लास तो काफी देर पहले ही खत्म कर दी थी। वीडियो अजीब सी आ रही थी पहले इसमें, अभी मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज करके वीडियो सही तो की है। आई होप कि आपको भी सही दिख रही होगी, राइट। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमने उस दिन लेक्चर में ये सारा पढ़ लिया था, ठीक है। आई होप सो आपको याद होगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके थे सीनियर सिटीजन की, ये भी मैंने आपको समझा दिया था, पढ़ा दिया था, राइट। आज ज्वाइंट अकाउंट की बात करनी थी। आई थिंक ज्वाइंट अकाउंट नहीं, ज्वाइंट अकाउंट भी कर लिया था, हमने ज्वाइंट अकाउंट भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। करंट अकाउंट की बात करनी है आज, राइट। करंट अकाउंट की बात करेंगे। सो करंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है? करंट अकाउंट यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि करंट अकाउंट यहाँ पर होता है किसका? दैट इज फॉर द बिजनेसमैन। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। करंट अकाउंट ओपन किया जाता है किनके लिए? जो बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं किसी तरह की। हम रूटीन में जो अकाउंट ऑपरेट करते हैं, जिसमें से हम अपनी सेविंग रखते हैं, पर्सनल सेविंग रखते हैं, पैसा रखते हैं, जिसमें से अपनी पर्सनल चीजों के इस्तेमाल के लिए हम पैसा देते हैं, ठीक है। वो तो आपका सेविंग अकाउंट हुआ, नॉर्मल वाला। जहां पर बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस का अकाउंट जो भी मेंटेन किया जाता है, उस अकाउंट को हम करंट अकाउंट कहते हैं। अब ऐसा क्यों सर, सेविंग अकाउंट में हम क्यों नहीं कर सकते बिजनेस की ट्रांजेक्शन? ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है कि आप सेविंग में बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई लिखा नहीं हुआ, कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको लेक्चर नंबर 2 की एक डेफिनेशन के ऊपर लेकर चलूं, तो आपको डेफिनेटली इसका एक जो अंतर है वो समझ में आ जाएगा कि हम वाई बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एक यहाँ पर चीज बताई थी, जिसमें आपको ये बताया गया था कि जो भी ओनर होता है आपका बिजनेस का, वो बिजनेस के से बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होता है। यानी कि जो ओनर है, जो मालिक है, और जो बिजनेस है, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। अगर दोनों के बीच में किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन होती है तो रिकॉर्ड की जाती है। ऐसा नहीं है कि शाम को हम बिजनेस में से पैसे निकाल कर घर पर ले गए तो वो समझ लो कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, यानी कि वो खुद का ही तो पैसा है, क्या दिक्कत है? पैसा बिजनेस का है, उठा लिया मालिक ने, काहे दिक्कत नहीं। उसकी भी एंट्री होगी, ड्राइंग्स होंगी। हमारा जो ओनर है वो अगर बिजनेस को पैसा देता है तो कैपिटल कहलाता है, राइट। यही हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। अब मान के चलिए कि जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, बिजनेस और ओनर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, ओनर और बिजनेस एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है उनका एक ऑफिशियल मोड भी तो होना चाहिए, है ना। ऑफिशियल मोड होना चाहिए। तो वही ऑफिशियल मोड को डिटरमाइन कर ले, वही एक सेपरेशन को डिटरमाइन करने के लिए बिजनेस और ओनर का एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें जो बिजनेस होता है उसका हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं, और जो ओनर होता है उसका सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस जो होता है हमेशा यहाँ पर सेपरेट ही मान, मतलब सेपरेट क्या, उसका नाम अलग ही होगा। हो सकता है कि मैंने, मेरा नाम कपिल काटपाल है और मेरे बिजनेस का नाम भी कपिल काटपाल हो, ये भी तो हो सकता है। मेरा नाम कपिल काटपाल है, मेरे बिजनेस का नाम भी कपिल काटपाल हो सकता है। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि हम जो बाहर निकलते हैं तो जो हमारे दुकानदार होते हैं उनके नाम के आगे एंड सन्स एंड कंपनी और ये वो फलाना वगैरह लिखा होता है। हम देखते हैं ना, कोई भी दुकान है, बॉय जोन, गर्ल जोन, इस तरह के रेडीमेड के हैं, कोई कौन, कोई आपका नाइक आ गया, एडिडास आ गया, इस तरह के नाम आप देखते हैं ब्रांड से, है ना। जरूरी नहीं है कि वही नाम आपके जो नाम होता है
वही का वही हमें रखना होता है अपने बिजनेस का नाम। बिजनेस का नाम कुछ भी रख सकते हो, अब अपने नाम से नाम रख सकते हो। आप कपिल काटपल भी बिजनेस का नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं कपिल काटपल एंड कंपनी, कपिल काटपल एंड सन्स, कपिल काटपल प्राइवेट, कपिल काटपल ये, कपिल काटपल वो, आगे 2-3 शब्द और लगाने, नहीं, ये जरूरी नहीं है। मेरे बिजनेस का नाम भी कपिल काटपल हो सकता है, मेरा नाम भी कपिल काटपल हो सकता है, लेकिन अब दोनों के बीच में यहाँ पर एक डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों के बीच में यहाँ पर आपका चीजों को एक अलग अलग सेपरेट करने के लिए दोनों का सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, दोनों का अकाउंट सेपरेट होगा। बिजनेस का अकाउंट सेपरेट ओपन होगा जिसमें आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन करेंगे, और ओनर का अकाउंट सेपरेट होगा जिसमें आप यहाँ पर नॉर्मल अपनी खुद की पर्सनल ट्रांजेक्शन करेंगे। ये आपका डिटरमाइन किया जाता है इस तरह से। इसीलिए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर एक का करंट अकाउंट, एक का सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है। मान लीजिए मैंने एक बिजनेस रन करना है जिसका नाम कपिल काटपाल ही है, ठीक है। अगर मेरा कपिल काटपाल के नाम से सेविंग अकाउंट है, लेकिन मुझे ट्रांजेक्शन करनी है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन करनी है, अलग ट्रांजेक्शन करनी है, मैं सेपरेट एंटिटी हूं, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं यहाँ पर अपना एक और अकाउंट ओपन कराऊंगा, राइट। कपिल काटपाल के नाम से एक और अकाउंट ओपन कराऊंगा जिसमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी, पर्सनल ट्रांजेक्शन दूसरे अकाउंट में करूंगा। लेकिन ये भी तो है कि एक ही बैंक में आपके दो अकाउंट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। तो आपको एक सेपरेशन करने के लिए अलग से एक अकाउंट, जो कि यहाँ पर एक शुरू से एक बनाया गया है, एक सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि अगर आपको किसी भी तरह की बिजनेस ट्रांजेक्शन करनी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक करंट अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा, जो कि एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी का अकाउंट होगा। अभी मैंने जैसे नाम कपिल काटपाल, इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक द प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, आपकी ट्रस्ट है, सोसाइटी है, आपकी कंपनीज हैं, ये सारे के सारे के नाम से भी एक अलग से जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन अपना अकाउंट ओपन कराती है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक यहाँ पर सेपरेट करंट अकाउंट ही ओपन किया जाता है, रेदर देन ओपनिंग दी सेविंग अकाउंट। इन सब का भी करंट अकाउंट ही ओपन होगा, इनकी भी अलग से केवाईसी होगी, इनको भी यहाँ पर करंट अकाउंट ही ओपन कराना पड़ेगा अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए। आई होप कि करंट अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। आया समझ, क्लियर है? ऑडियो वीडियो मिसमैच है, एक पर्सन कह रहा है ऑडियो वीडियो मिसमैच। एक बार बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, आपके नेट का इश्यू होगा। क्लियर है बेसिकली करंट डिपॉजिट का? ठीक है। अब देखो करंट जो है आपका, करंट अकाउंट अलाउज ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द स्केप ऑफ सेविंग अकाउंट कंपेयर्ड टू सेविंग अकाउंट। A current account requires a higher minimum balance. Non-maintenance of minimum balance can attract penalty charges. It is designed to facilitate the frequent transaction. A current account can be operated by the proprietary concern, public and private companies, association, trust, etc. No restriction on the number of transaction. Number of transaction में किसी तरह की restriction नहीं है। फॉर सिंगल बिजनेस देयर कैन नॉट बी ए मल्टीपल करंट अकाउंट। एक सिंगल बिजनेस के लिए मल्टीपल करंट अकाउंट नहीं हो सकते हैं आपके। नाउ डेज सम बैंक्स ऑफर इंटरेस्ट रेट ऑन द करंट अकाउंट एज वेल। अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये आपके सामने एक डेफिनेशंस है। यहां पर बस इतना है, एक जो डिफरेंस बहुत मेजर होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच में, कि सेविंग अकाउंट पे जो मिनिमम बैलेंस होता है वो काफी ज्यादा कम होता है इन कंपैरिजन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बैलेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी मतलब ज्यादा इन द सेंस कि मान लीजिए सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1500 में खुल जाता है, तो करंट अकाउंट आपका 5000 में खुल जाता है, 2500 में खुल जाता है, 10,000 में खुल जाता है, मतलब इतना फर्क होता है। उससे ऊपर भी कभी करंट अकाउंट मिनिमम बैलेंस के ओपन होते हैं, बट इतना तो यहाँ पर ओपन होता ही होता है। तो करंट अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय, किसी भी फर्म के द्वारा ओपन किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी भी ट्रांजेक्शन पे, मल्टीपल करंट अकाउंट नहीं हो सकते हैं, और ये इंटरेस्ट रेट, कुछ बैंक्स इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। वैसे नॉर्मली करंट अकाउंट पे 0% इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट अकाउंट पे, लेकिन कुछ बैंक्स यहाँ पर आपके इसमें देते हैं, आपके इंटरेस्ट रेट भी चुका देते हैं, इंटरेस्ट रेट भी दे देते हैं। ठीक है, ओके। आई होप कि समझ गया होगा आपका मेरा पॉइंट, कि एक एक पॉइंट क्या दिख, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? सर 3 और 5 पॉइंट समझाना सर। 3 पॉइंट क्या कहता है बेटा? इट इज डिजाइन टू फैसिलिटेट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, मतलब जितनी मर्जी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो कंटिन्यू,
क्योंकि देखो बिजनेस होता है, अब बिजनेस में आप मान लीजिए किसी शॉप पे गए, ठीक है, अब शॉप पे जाते हो तो आप कितने कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स तो कंटिन्यू आ रहे हैं, आप कोई दुकान पे कपड़ा खरीदने गए तो कितने सारे शॉप दुकान पे बैठे होते हैं, कस्टमर्स बैठे होते हैं, तो कितनी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई 500 रुपए का खरीद रहा है कपड़ा, कोई 1000 का दे रहा है, कोई 2000 का दे रहा है, आप पेटीएम कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, कैश कर रहे हो, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होगी ना। लेकिन वहीं पर ही अगर सेविंग अकाउंट की बात करो तो आप अपने सेविंग अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन करते हो दिन में, ठीक है, एक दिन में गोलगप्पे खाने गए, 20 रुपए का दे दिया उसको, है ना, अगले दिन चलो वहां गए पेट्रोल भरवाने गए तो 100 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया। एक दिन में हार्डली एक ट्रांजेक्शन, या कभी दूसरे तीसरे चौथे दिन आपने एक ट्रांजेक्शन की हो, है ना, कोई कोर्स खरीद लिया तो एक साल में एक बार कोई एक कोर्स खरीद लिया, आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होती, लेकिन फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, कस्टमर आएगा कि एक दिन में कितने कस्टमर आते हैं उसके बाद, तो दैट इज फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ। और कौन सा था तीसरा, पांचवा, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कितनी मर्जी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, कोई मर्जी, जैसे सेविंग अकाउंट में हमने पढ़ा था बीएसबीडी है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, उसमें क्या था, उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी ना, तो करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई अकाउंट टाइप नहीं है करंट अकाउंट में जिसने ट्रांजेक्शन की लिमिटेशन लगा रखी हो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जितनी मर्जी हो सकती है, अमाउंट जितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। कोई और डाउट करंट अकाउंट से रिलेटेड? चलो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हम करते हैं आज शुरू, दैट इज दी, अच्छा वाला करना ना, डाउनलोड क्यों नहीं हो रही फाइल, अच्छा मैं सोच रहा डाउनलोड क्यों नहीं हो रही। ओके, सो जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, हर दिन कितने टाइम फिजिकली मनी डिपॉजिट, कितने मर्जी कर सकते हो बेटा, कितना मर्जी, नम ट्रांजैक्शन में कोई लिमिटेशन नहीं होती, ट्रांजैक्शन जितनी मर्जी कर सकते हो, मगर क्या होता है कि कुछ बैंक्स क्या करते हैं कि एक फिक्स अमाउंट के ऊपर या फिक्स नंबर ऑफ करेंसी नोट्स के ऊपर कुछ चार्जेस ले लेते हैं आपसे, ठीक है, वो चार्जेस लिए जाते हैं कई बैंक्स के द्वारा आपके एक्स्ट्रा, कितने अमाउंट डिपॉजिट कराओगे तो इतना चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, कैश हैंडलिंग चार्जेस उसको बोलते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कह देते हैं कि इतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही आप एक दिन में करा सकते हो, इससे ज्यादा कराओगे तो चार्ज लगेगा, चार्ज लग सकता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, मेरे पीछे आपने एक टर्म देख रहे होंगे, कासा डिपॉजिट, कासा का मतलब क्या था, कासा का मतलब पूरा नाम ही है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट इसका मतलब है, नॉर्मली हम रूटीन में बैंकिंग में यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कासा का इस्तेमाल करते हैं, कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, आपका किसमें इस्तेमाल करते हैं, आपका इसमें करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए, ठीक है, अब जब बैंक में जॉब करोगे तो आपको बार बार ये टर्म्स सुनने को मिलेगी, कासा 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 कासा, है ना, तो बस वही है, कासा का मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, कंबाइंड में आपको बोला जाता है, नथिंग एल्स, एक एक्रोनियम, एक शॉर्ट फॉर्म है आपको उसको रिप्रेजेंट करने की। अच्छा, जो लास्ट लाइन इसमें लिखी है ये थोड़ा सा एक समझने वाली चीज है, दैट इज दी चीपेस्ट एंड दी मेजर सोर्स ऑफ फंड, ओके, चीपेस्ट एंड दी मेजर सोर्स ऑफ फंड, चीपेस्ट एंड मेजर सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या है, क्योंकि देखो सेविंग अकाउंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% देना, 2.5% देना, है ना, करंट अकाउंट में मान के चल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही नहीं है, यही होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही नहीं है, और इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है सेविंग पे, लेकिन देना कितना, 3% और उस पे 0%, तो ऑब्वियस है बैंक में जब अभी हम फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट पढ़ेंगे, उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है इन कंपैरिजन टू दी फिक्स्ड और दी, और इन कंपैरिजन द करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ठीक है, इन कंपैरिजन द करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, उनमें 6% 7% देना पड़ता है, तो एक प्रकार से ये जो फंड मिल रहा है,
ये जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का फंड मिल रहा है, ये चीपेस्ट हो गया ना इन कंपैरिजन टू द अदर फंड्स। दैट्स व्हाई इट रिटर्न हियर द चीपेस्ट एंड मेजर सोर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा मोस्टली इसी में डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में ही डिपॉजिट होता है। करंट अकाउंट में पैसा जो बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है, वो करोड़ों में पैसा कईयों का तो सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट में पड़ा रहता है। ठीक है, तो वो वहां पर उनका टर्नओवर, उनका चेंजेस, उनके फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होती है, तो वो पैसे को ज्यादा एफडी वेफडी फिक्स डिपॉजिट में नहीं बिलीव करते, वो एक पड़ा रहता है। सो इट इज द चीपेस्ट एंड द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द बैंक्स। राइट, ओके। अब चलते हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कि फिक्स डिपॉजिट आखिरकार क्या होता है। ठीक है, देखो, जो फिक्स डिपॉजिट है दैट इज एफडी। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जिसमें आपका पैसा जो है, एक इकट्ठा जब पैसा आपका हो जाता है, एक साथ पैसा आपका हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उस पैसे पे ब्याज ज्यादा मिलने के लिए, कि ब्याज मुझे ज्यादा मिल जाए, तो आप उस अमाउंट की एक फिक्स डिपॉजिट करा देते हो। इसमें फिक्स डिपॉजिट में एज सच कुछ नहीं होता कि कितनी अमाउंट मिनिमम होनी चाहिए, कोई मिनिमम अमाउंट का कोई क्लोज नहीं है। आप यहाँ पर 1,000 की एफडी भी करा सकते हो, 10,000 भी करा सकते हो, 10 करोड़ की भी करा सकते हो, कितनी मर्जी अमाउंट की आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट को सिंपल सरल भाषा में हम एफडी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ही है ना। और हमारे घरों में एक बड़ी आम चर्चा में रहती है एफडी, है ना, कि मम्मी पापा कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम बड़े हो गए, तुम्हारी शादी के लिए हमने रखा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए एफडी रखी है। अच्छा बेटी तुम्हारे लिए रखा है ये पैसा, ये तुम्हारे लिए, उनके लिए रखा है, ये पोते के लिए रखा है, पोती के लिए रखा है। ये बड़ी आम भाषाएं हैं यहाँ पर, जो हमारे एक परिवार में यहाँ पर एफडी के नाम से जो शब्द हैं, कुछ लाइंस हैं जो जुड़ी रहती हैं हमेशा, और आपको हमेशा बोली जाती हैं, है ना। आप पूछते हो पापा पैसा, हाँ बेटा कोई बात नहीं, तेरे नाम से एफडी करवा रखा है हमने, तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी पढ़ाई करो, और तुम्हें जरूरत होगी तो हम एफडी तुड़वा लेंगे। ये शब्द भी आपने सुनोगे, एफडी तुड़वा लेते हैं जी, एफडी कर लेते हैं। अच्छा पापा आते हैं, अच्छा आज यार पैसा थोड़ा सा जमा हो गया है, कोई 20-25 हजार हो गया है, क्यों ना हम एफडी करवा लें इसकी, है ना। इस तरह की लाइंस आपने आए ना आए दिन आप अपने परिवारों में हो सकता है सुनते हो। तो ये वही फिक्स डिपॉजिट है जो इन लाइंस की मैं बात कर रहा हूं, कि यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट एक फिक्स टेन्योर के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए करवा दी जाती है। और ये फिक्स टाइम पीरियड कितना हो सकता है, फिक्स टाइम पीरियड यहाँ पर मिनिमम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल के लिए हो सकता है। आप 7 दिन के लिए मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो, और मैक्सिमम 10 साल के लिए करा सकते हो। करवाने को तो 10 साल से बियॉन्ड भी जाई जा सकती है, 18 साल मैक्सिमम होते हैं इसमें। लेकिन 10 साल से ऊपर अगर एफडी करवानी है, तो वो कोई कोर्ट केस होता है, जिसमें कोर्ट का कोई आदेश दिया गया, जिसमें पैसा यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाना जो कि 18 वर्ष से पहले नहीं दिया जाना चाहिए, या कुछ ऐसा हो गया, तो इसलिए कोर्ट इस केस में 18 वर्ष मैक्सिमम टेन्योर कर सकते हैं। लेकिन वो कोर्ट के आदेश पर ही एफडी जो है 10 साल के बजाय यहाँ पर आपकी 18 साल या उससे कम 10 साल से ऊपर की बनेगी। नहीं तो रूटीन में अगर आप बैंक में जाएंगे और कहेंगे मुझे 12 साल की एफडी करनी है, नहीं हो पाएगी, वो 10 साल की ही मैक्सिमम हो पाएगी। फिक्स डिपॉजिट में यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है इन कंपैरिजन टू द सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, काफी अच्छा मिलता है। इसलिए लोग जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फिक्स डिपॉजिट कराना पसंद करते हैं। फिक्स डिपॉजिट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है, ये काफी अच्छा खासा, यानी कि ये कंपाउंडिंग में आपको मिलता है। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो होता है, इस पे कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, कि क्वार्टरली यहां पर कंपाउंडिंग इसकी होती है। ठीक है, ओके। रोहन कुछ कह रहे हैं। ठीक है, रोहन अगर तुमने कमेंट किया ना, वैसे तो तुम्हारा कमेंट किसी और को दिख नहीं रहा होगा। रोहन जो भी तुम कमेंट कर रहे हो ना बेटा, इसमें क्या है बेटा कि हर्षल सर ने जो पहले क्लासेस की तुम बात कर रहे हो ना, ऑलरेडी क्लासेस हर्षल सर ने ऑलरेडी बोल दिया था पिछले दिनों में कि मैं क्लासेस यूट्यूब पे लूंगा। उन्होंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं। पिछले दिनों में एसबीआई क्लर्क एग्जाम आ गया। ठीक है,
एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम आ गया, तो उस वजह से यहाँ पर क्लासेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब पे क्लासेस लूंगा। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर इतना पैसा दिया, ये दिया, वो दिया, इसके लिए मैंने इसके लिए दिया था। अब ये चीज ना, तुम शायद नए हो, तुम्हें पता नहीं है क्या सिचुएशन थी, कैसे थी, सब कुछ आपको कन्वे किया गया है। अब वो कन्वे सुननी नहीं है आपने बात समझनी नहीं है, तो अब क्या ही कर सकते हैं उसके लिए, है ना। बेटा यूट्यूब पे भी हुई हैं क्लासेस, बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेस हुई हैं। अब पिछले दिन में क्लासेस क्यों नहीं हुई हैं तुम्हें, ये तुम्हें नहीं पता ना, फिर इसका मतलब आप फॉलो तो करो एक टीचर को। जब आप एक तरफ टीचर को गालियां तो निकाल लेते हो, ठीक है, टीचर को गालियां आपका निकालने का हक है, आप ठीक है, आप राइट समझते हो, गाली निकाल दी, ठीक है, हो गया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो सोचो कि क्यों नहीं हुई क्लास। आपने ये जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं हुई क्लास, उनके पिछले 3-4 दिन से क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हो रहा है। उनके घर पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, स्टूडियो सेटअप चल रहा था उनके घर पे 3 दिन। कल मेरे घर पे स्टूडियो सेटअप चल रहा है, मैं कल सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक मैं अपना स्टूडियो सेटअप कराता रहा। आप उस चीज को नहीं समझते ना, आपको बैक एंड पे चीजें नहीं पता लगती हैं कि क्या होती हैं क्या नहीं होती, बस आपको आना है और टीचर को डिसरिस्पेक्ट करके चले जाना है, ठीक है। और आपने रही बात कि आपने 750 रुपये दे, 750 रुपये जो दिया है ना, वो आपने इसलिए दिया था क्योंकि आप कोई ओल्ड स्टूडेंट होंगे, इसलिए आपको प्रिविलेज दिया गया कि ले लीजिए, 750 रुपये हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे रखा। नहीं तो हम 750 पे तो कोर्स ही नहीं दिया था, 750 सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट्स को कोर्स था। और नहीं कि अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो हर्षल सर की प्रीवियस इंस्टीट्यूशन पे भी क्लासेस बहुत सारी आपने देख चुके होंगे, वहां से उनके लिए हमने चार्ज किया। तो 750 आपने अकेला उनके कोर्स के लिए नहीं दिया, वो मेरी क्लासेस भी उसमें आपको मिल रही हैं, उसमें आपको रीजनिंग की क्लासेस मिल रही हैं, सब क्लासेस आपको मिल रही हैं, ठीक है। इट्स बेटर सर, तो सर आप ही कन्वे करोगे या बता। तो कन्वे बेटा ऑलरेडी बहुत बार किया जा चुका है, वही तो कह रहे हैं कि डिसरेस्पेक्ट करने से कुछ नहीं होता। अगर किसी को अच्छा दिल से फॉलो करते हो ना, उसको फॉलो करो। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार 20 बार मैंने, हर्षल सर ने अपने चैनल पे, मैंने अपने लेवल पर, स्मृति मैम ने, सबने बताया है। अब तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बस वो डिसरिस्पेक्ट करना है, अगर गाली निकालनी है वो कर रहे हो, तुम्हें वो तुम्हारा हक है, निकालो, तुम कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें करने से, ठीक है। अपनी लैंग्वेज पे काबू पा सकते हो, आप आराम से बात कर सकते हो। डोंट यूज सच काइंड ऑफ लैंग्वेज। अभी तो तुम्हारी ये लैंग्वेज जो है ना, किसी और को दिख नहीं रही है तुम्हारे कमेंट प्राइवेट चैट में। अगर तुमने जो लैंग्वेज यूज करनी है, मैं लाइन टू लाइन बोलूँ ना, अभी तुम्हें स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कहने लग जाएंगे फिर, क्योंकि उनको पता है कि हम किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, किस जेन्युइन लेवल पे पढ़ा रहे हैं। दूसरी जगह पे तो क्लासेस ही नहीं हो पा रही हैं, हम ले तो रहे हैं क्लासेस आपकी, कितनी क्लासेस ले चुके हैं अब तक यार, क्या बात कर रहे हो यार। अभी भी देखो, मैं कितने आराम से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें अब अगर यहीं पर ही कोई और कहीं प्लेटफॉर्म पे गए होते हैं और तुमने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, अब तक ब्लॉक हो चुके होते। अब तक एक सेकंड नहीं लगता ब्लॉक करने में, और वो जवाब भी नहीं देते तुम्हें और ब्लॉक कर देते, तुम फिर ढूंढते रहते, तो फिर दूसरे ग्रुप्स में जाकर ऐसे ऐसे बोलते रहते। उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमें भी नहीं फर्क पड़ेगा, फ्रेंकली बोलो तो। तुम जाकर जो मर्जी कहीं मर्जी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको फॉलो करना है, जो हमें चाहता है, जो हमें जनरली फॉलो करता है, वो फॉलो कर सकता है और फॉलो करता है वो। ठीक है, चलिए। हाँ, आज भी हर्षल सर की क्लास है, जाकर देखो। एसबीए पीओ प्रीलिम्स की उन्होंने लगा रखी है। अब हमारी गलती है कि एसबीए पीओ प्रीलिम्स या मेंस एक साथ आ गए, हमने तो नहीं कहा था, तुम्हें भी तो दिक्कत आई है, तुम ये तो सोच नहीं रहे। आज एसबीए पीओ प्रीलिम्स की 4 घंटे की क्लास लेंगे, अब तुम कहोगे ना सर प्रीलिम्स की लो, सर मेंस की लो। बेटा ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम बताओ यार। अब हम भी तो टीचर है, हम भी तो इंसान है यार, हम भी, हमारी भी लिमिटेशंस होती हैं। स्टूडेंट्स जो डिमांड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम तो। अब बताओ, अपना कोई रिप्लाई बदलना चाहोगे। नॉर्मली मैं भी ऐसे कमेंट्स इग्नोर करता हूँ, लेकिन बाकी बच्चे कह रहे हैं कि सर कमेंट्स इग्नोर करो, ये करो, वो करो। तो मुझे आ रहे हैं मैसेज, तुमने पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन बेटा इसने बहुत कुछ अजीब लिखा था, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा, इसलिए मुझे 10 मिनट लगाने पड़े इसके ऊपर। मैं बता भी नहीं सकता इसने ऐसे शब्द लिखे थे, क्लास में बोल नहीं सकता ऐसी लाइंस लिखी जिसने।
अभी है कोई जवाब तुम्हारे पास? अब कोई रिप्लाई नहीं है? कुछ है तो बताओ। चलो स्टार्ट करें, क्लास को कंटिन्यू करें, या कुछ और पूछना तुमने? पहले तुम्हें निपटा देता हूं, फिर मैं क्लास ले लेता हूं। नहीं, शायद 10 मिनट तुम कंटेंट पढ़ लेते। मेंस का ही कंटेंट है बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी को पढ़ लो। मेंस के लिए तुमने 12 घंटे की क्लास देख ली, मेरे मैराथन देख ली। मैराथन 12 घंटे की थी, मेंस की देख लेते। वो भी तो थी, वो भी तो मेंस की क्लास है। स्मृति मैम की रीजनिंग क्लासेस देख ली आपने, यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं। पता नहीं कितनी, ना जाने कितनी क्लासेस हैं मेंस की यूट्यूब पे मैडम की। अब तक 40-50 क्लासेस मेंस के ले चुकी होंगी मैम। ठीक है, चलो। फिक्स डिपॉजिट पे था, मैं ये कह रहा था कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पर इन कंपैरिजन टू दी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, दूसरे करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के मुकाबले में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पर ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब ज्यादा आखिरकार मिलता है, मिलता है, ठीक है। लेकिन ये, इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कैसे होता है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे होगा। अगर आप बैंक में कभी गए हो बैंक में, तो आपने बैंक में एक फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक चार्ट होता है। 7 दिन का ये मिलेगा, 13 दिन, 14 दिन का ये मिलेगा, 21 दिन का ये मिलेगा, 30 दिन का ये होगा, 1 साल का ये होगा, 6 महीने का ये होगा। एक चार्ट देखा होगा आपने कभी, बैंक के प्रीमाइसेस में डिजिटल बोर्ड सा लगा होता है, और उस चार्ट में हर एक टेन्योर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है, राइट, ओके। देखो मैं दिखाता हूं, इस तरह का कुछ चार्ट होता है। ठीक है, ये एसबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, थोड़ा पुराना चार्ट है, लेकिन आपको कुछ उससे चार्ट से कोई मतलब नहीं, आपको एग्जाम में याद करके नहीं जाने होते, तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए है। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपका जनरल पब्लिक जो है, ये देखो 7 से 45 दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा है, ये देखा ये लिखा हुआ है, ये वाला छोड़ो, एनुअलाइज यील्ड, ये वाला लाइन छोड़ देना। ठीक है, ये वाली 3% लिखा है। 46 से 179 डेज का 4.5 लिखा है। 180 दिन से 210 दिन का 5.25 लिखा है। 211 से लेस देन 1 ईयर 5.75 लिखा है। 1 साल से 2 साल यहाँ पर 6.80 लिखा है। 2 से 3 साल ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, तो ये सारा के सारे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिखे हुए हैं, राइट। ठीक है, अब आपके यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितने डिफरेंट डिफरेंट है, 6.5, 7%, 6.80, 5.75, ये सारे के सारे। इसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है किस फील्ड में, ये मिल रहा है आपको ये वाला। इसमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये अब ठीक है। सबसे ज्यादा आपको एक अमृत कलश इन्होंने योजना स्टार्ट की थी 400 दिन की। ठीक है, 400 दिन की, इस पे 7.10 यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है। और आपका किसी में यहां पर कम है, किसी में ज्यादा है, बताता हूं, उस पर भी बात हूँ। इस पे भी यहाँ पर जो चीज बता रहा हूँ बेटा उसको पढ़ लेकर, इधर उधर भटकते क्यों यार। अब मैं बता ये रहा हूँ, पूछ रहा हूँ एनुअलाइज यील्ड क्या होता है, कोई मतलब है पूछने का यार, ये तो पढ़ लो पहले। कहीं और जाना है, घुसना है ना। पहले खुद का घर तो संभाल लो, पड़ोसियों के घर में आग बाद में लगा लेना। सो अब इसमें यहां पर 7.10% 400 दिन पे है, लेकिन 7 दिन 45 दिन पे 3% है। और ऊपर नीचे चल रहे हैं सर, कुछ सीक्वेंस नहीं है, ऐसा तो है नहीं सर, 3, 4.5, 5.25, 5.75, 6.80, 7, यहां तक तो इंक्रीजिंग मोड में है, यहाँ पर डिक्रीजिंग मोड पे आ गया। ये क्या चक्कर है सर, समझ नहीं आया ये चीज क्या होगी। अब समझो कि ये क्यों होता है ऐसा। इसको कहते हैं असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होती है, मान लीजिए मेरे पास एक व्यक्ति आता है जिसको यहां पर जो डिपॉजिट कराता है मेरे पास 1 साल के लिए पैसा, 1 लाख रुपए। जस्ट एन एग्जांपल, एक ही कस्टमर है मेरा, मैं एक बैंक ओपन किया, मेरे पास एक कस्टमर आया है, 1 लाख रुपए उसने जमा कराया। उसने जमा कराया 1 साल के लिए। उधर मेरे पास एक कस्टमर आता है, सर मुझे लोन चाहिए, हमने कहा ठीक है ले लो। कहता लोन मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, हमने उसको 1 लाख रुपए दे दिया। वो कहता 1 साल बाद चुका दूंगा, चुका देना। हमने उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई 10% चार्ज कर लिया। अब इधर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने उसको चार्ज किया, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये है 5.75। ठीक है, मैंने उसको कहा डिपॉजिटर को कि आपको 5.75 मिल जाएगा, और लोन से मैंने 10% ले लिया। ठीक है, अब
1 साल बाद वो पैसा चुकाने आएगा और 1 साल बाद इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, 1 साल बाद एफडी मेरे से पैसा वापस ले जाएगा। तो मुझे यहाँ पर 4.25 जो परसेंट है, 4.25 जो है, वो यहाँ पर आपका मुझे फायदा हो गया 4.25% का। एग्जैक्टली राइट, ठीक है। तो ये 4.25% का जो फायदा हुआ है, इसी को यहाँ पर बैंक देखता है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। कैसे? एक और चीज है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर आया जिसने 1 लाख का डिपॉजिट करा 1 साल के लिए। दूसरा कस्टमर आया मेरे पास और वो कहता है सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए लेकिन मुझे 2 साल के लिए चाहिए। अब मेरे पास पैसा तो 1 लाख रुपए 1 साल के लिए पड़ा है, ठीक है। तो मैं उसको 2 साल के लिए कैसे पैसा दे सकता हूँ? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जिस पर्सन ने मुझे 1 लाख रुपए 1 साल के लिए कराया, मैं उससे बात करूंगा, उसको कहूंगा कि सर 1 लाख रुपए 1 साल का जो है सिस्टम आपका, आप एक काम करो ना, आप इसको 2 साल के लिए कर दो डिपॉजिट मेरे पास। वो कहता क्यों, मुझे क्या फायदा? वो कहता सर 1 साल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो है 5.75, 2 साल पे मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.80 दे दूंगा। वो कहते, वो सोचता है, कहते यार 1 साल में मुझे पैसा चाहिए नहीं चाहिए। अगर देखो उसको जेन्युइन नीड है फिर तो वो नहीं हिलेगा, फिर तो कहेगा 1 साल। अगर उसको नीड नहीं है, वो कहता अगले साल मैंने एफडी रिन्यू ही करानी थी, दोबारा ही करानी थी, तो ठीक है कोई बात नहीं 2 साल की करा देते हैं। तो उसने 2 साल के लिए 6.80 पे आपको पैसा दे दिया और सामने वाला पर्सन जो आपसे 2 साल के लिए पैसा लेने आया उसके पास भी पैसा पहुंच गया। उसको आपने चाहे 4-10% किया, लेकिन एक कस्टमर जो कि 2 साल के लिए चाहिए तो उसको पैसा मिल ही नहीं पा रहा था, एक उसको 10% पे लेके एटलीस्ट हमने कुछ तो कमाई कर ली। हमने 3.20% कुछ तो कमाई कर ली 6.80 की। सो दैट इज द थिंग जिसकी वजह से हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे करते हैं, कि हमें ये देखना होता है कि कितने कस्टमर हैं हमारे पास जो कि हमारे पास लोन लेने आए हो, कितने समय का लोन लेने आए हैं, कितने टेन्योर का लोन लेने आए हैं। अगर हमें लगता है कि इस टेन्योर के कस्टमर्स या इस टेन्योर को यहाँ पर इस टेन्योर इतने टेन्योर के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उतने टेन्योर का उतने समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, ताकि कस्टमर उस पर्टिकुलर टेन्योर के अंदर उस टाइम पीरियड के लिए अट्रैक्ट हो, ताकि उस टाइम पीरियड में वो ज्यादा उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल जैसे 400 दिन का यहाँ पर लिखा हुआ है, 400 दिन पे 7.10, तो इसका मतलब ये है कि एसबीआई को 400 डेज के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, 400 दिन के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो उन्होंने 400 दिन का सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दिया, ताकि जो है ताकि जो है बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज किया जा सके। उनका कुछ फंडा होगा 400 डेज का, तो उन्होंने 400 डेज का, तो मैक्सिमम लोग अब क्या करने लगे, 365 डेज होते हैं 1 साल के लिए। अब देखो 365 डेज का 5.75 मिल रहा है, 1 साल का 5.75 मिल रहा है, 1 साल का एग्जैक्ट लेस देन 1 साल का मतलब 364 डेज की एफडी करा दो तो 5.75। चलो 1 साल का मैं मान के चलो, 1 साल का 6.80 मिल रहा है, 6.80, और वहीं पर ही मैं 35 दिन और ऐड कर दूं, यानी 400 दिन ऐड करके मुझे 7.10 लेना है। तो कौन ऐसा इंसान होगा जो 1 साल जो इस 400 दिन की एफडी को छोड़ के 1 साल की एफडी कराएगा? नहीं कराएगा। वो क्या 35 दिन की बात है, 35 दिन के एक्स्ट्रा मुझे 7.10% मिल तो रहा है, एक्स्ट्रा परसेंट है, तो मैं इसी को 0.30% जब एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इसको क्यों नहीं कराऊंगा? तो जस्ट एन अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक को यहां पर आपका ये चीज पैसा इतने समय के लिए चाहिए होता है, तो उतने समय के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा मोल्ड करती है, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके उस पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर टेन्योर के लिए कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। और ये सीनियर सिटीजन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.50% नॉर्मली हर एक बैंक यहां पर एक्स्ट्रा देता है। ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, इसको हम कहते हैं असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ही होती है। असेट लायबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर देखो, असेट हमारे जो बैंक की लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था, असेट होती है ऐसी कोई चीज जो आप ओन करते हो, यानी कि लोन्स एडवांसेस जितने भी बैंक के होते हैं वो असेट होती है बैंक की, क्योंकि आप पैसा देते हो और आपका हक है पैसा लेने का वापस। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है आपका दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, यानी कि आपको पैसा वापस लौटाना है। जो डिपॉजिट आपके द्वारा किया गया है, वो डिपॉजिट आप यहां पर वापस लौटाते हो, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो असेट और लायबिलिटी को मैनेज करना, असेट और लायबिलिटी को मैच करना, यही यहां पर आपको सिखाया जाता है कि कितने टेन्योर के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ताकि जो आपका लोन दिया जाना है, यानी कि जो आपकी असेट है, वो
उस टेन्योर की दी जा सके। अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया था 1 लाख का, 1.5 लाख, 2, मतलब वो अमाउंट का दिया था कि एक कस्टमर है मेरा, एक कस्टमर ये है। नहीं, लेकिन बैंक में एक्चुअल में तो हजारों लाखों कस्टमर्स होते हैं, लाखों कस्टमर जमा कराते हैं, लाखों कस्टमर लोन लेते हैं। तो इन सब चीजों को एक कंसोलिडेटेड वे में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है हमारे बैंक में, वो डिपार्टमेंट इस एसेट लाइबिलिटी को मैनेज करता है, एसेट लाइबिलिटी को मैनेज करता है। ये पूरा पूरा यहाँ पर एक डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो कहां पर एम्प्लॉइज होते हैं, आप में से मेरे जैसे एम्प्लॉइज वहां पर लगते हैं। मैंने भी इस डिपार्टमेंट में काम किया था, कुछ समय के लिए किया था। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा सिस्टम अलग ही चलता है कि पूरा के पूरा बैंक में कितना पोर्टफोलियो है, कितना डिपॉजिटर आ रहा है, इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, ये आया, मतलब काफी कैलकुलेटिव चीजें रहती हैं इसके अंदर डिपार्टमेंट में। तो कैलकुलेशन बकेट्स वगैरह होती है हमारे पास। तो उन बकेट्स, मतलब बकेट वो बाल्टी वाले बकेट नहीं, मैं टेक्निकल टर्म की बात कर रहा हूँ। तो उन बकेट्स में कितना पैसा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको असेट लाइबिलिटी को मैनेज करते हैं। और ये फाइनली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिसाइड करते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार डिसाइड कर लिया 6 महीने बाद चेंज होगा, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद चेंज होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी किसी भी तरह यहाँ पर किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी बैंक नीड। बैंक की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग बैंक यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार बदलता रहता है। ठीक है, ओके। सो आई होप कि समझ में आ गई होगी ये सारी की सारी चीज, एक एक चीज समझ में आई आपको। असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट समझ में आया, ठीक है। ये पढ़ लेना लाइन, अगर समझ में आती है तो छोड़ देना, और समझ में आती है तो पढ़ लेना, नहीं समझ में आती है तो डोंट वरी, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क लिखा हुआ है। डोंट वरी, ये बाद में एक चैप्टर आएगा रिस्क के ऊपर, ठीक है। बैंकिंग बैंक सेक्टर में कौन कौन से किस टाइप के रिस्क होते हैं उनके ऊपर, तो तब ये समझ में आ जाएगी। क्लियर है एकदम ये सही तरीके से? सर मेरी आज पहली क्लास है, मुझे चैट नहीं दिख रही है। बेटा यहाँ पर थोड़ा चैट का सिस्टम ना अलग कर रखा है, प्राइवेट चैट होती है आपकी, आपका मैसेज केवल आप ही को दिखता है ना, बाकी किसी को नहीं दिखता है। थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पर इंश्योर किया जाता है, किसी और की चैट किसी को करनी है, आपने कुछ भी पूछना है मुझे पूछ सकते हो, और आपको डायरेक्टली मुझे आपका मैसेज जरूर दिखता है। अगर आपकी पहली क्लास है तो बेटा इसी कोर्स में शुरुआत से बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास देखना शुरू करो। बीच में आओगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस आप देख सकते हैं, अवेलेबल है फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास से। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, एक ने अभी पूछा था पड़ोसी के बारे में, यानी एनुअलाइज यील्ड के बारे में। एनुअलाइज यील्ड कुछ नहीं है बेटा, ये कैलकुलेशन है, मैथ्स है, और कुछ नहीं है। कि आपको 3% तो ब्याज मिला है, तो उसको अगर मैं कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है, उसको मैं एनुअलाइज्ड कर दूं कि भाई साहब मुझे एनुअली एक्चुअल में कंपाउंडिंग क्वार्टरली करने के बाद मुझे एक्चुअली एनुअली ब्याज कितना इफेक्टिव पड़ेगा, वो चीज एनुअलाइज। बैंक का डिटरमाइन बैंक नहीं दे रहा है ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, मैथ्स की कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। बैंक आपको ये ऑफर करता है, ये तो जस्ट आपको बताने के लिए, एक होता है ना कि यार मुझे सिंपल सरल भाषा में बात बता, मुझे साल में कितना ब्याज मिलेगा। एक होता है बंदा कहता है तुम्हें ना यार 3% मिलेगा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। अब क्वार्टरली कंपाउंडिंग तो आपको पता होगा यार, मैथ्स तो आपने की होगी, उसमें मत पूछना सर क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्या होता है, इतना तो हमने सीखा ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है ना कंसेप्ट। तो वो एक तो वो कहता है कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगा तुम्हें 3% मिलेगा, अरे यार कंपाउंडिंग क्वार्टरली का तो मुझे नहीं पता, मुझे साल का बता दो कितना मिलेगा। तो वो साल की कैलकुलेशन एनुअलाइज यील्ड की होगी। ठीक है, ओके, समझ में आ गई चीज? रेडी हो, आगे चलें हम फिक्स डिपॉजिट को और थोड़ा सा देखें। एक बार ये पढ़ो, देखो इसमें कुछ दिक्कत है इस लाइंस में। हाँ मौसम दे दूंगा आज। सर बैंक सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता है, और वो कब तक वो ही मेंटेन करता है? कोई डेट नहीं है बेटा, कोई डेट नहीं है, मतलब मैंने आज निकाला है तो मैं चाहूं तो 5 दिन बाद भी बदल सकता हूँ। अगर मुझे कुछ अपडेशन चाहिए तो मैं उसको 5-6 दिन बाद भी चेंज कर सकता हूँ। उसमें एज सच कुछ नहीं है कि मैं इतने दिन बाद ही चेंज करूंगा उसको। मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, मेरी रिक्वायरमेंट कब पूरी होती है, कब मुझे नया कुछ अपडेशन चाहिए।
ये पढ़ लोगे तो मुझे बता देना एक बार, ये पेज पढ़ लिया तो। हंसलर करवाता हूँ यार। प्री को बेटा छोड़ना मत, ऐसा लगता है कि प्री बहुत पढ़ लिया, कई बार ऐसे होता है कि प्री पढ़ने बिल्कुल ही छोड़ देता है और फिर प्रीलिम से नहीं क्लियर होता। अगर प्रीलिम्स के कंसेप्ट क्लियर है तो एटलीस्ट मॉक तो लगाते रहना ना, प्रीलिम्स के मॉक मत छोड़ना प्रीलिम्स के, बाकी मेंस का पढ़ते रहो। डन हो गया। अरे नागपाल जी कहाँ चले गए, कोई जवाब ही नहीं दे उसके बाद आपने। अरे जवाब तो दे दो, कोई थैंक यू बोल दो, कोई सॉरी बोल दो, कुछ तो बोल दो नागपाल जी, है ना। सर 70-30 के रेशियो में करना चालू करो। 70-30 का क्या रेशियो है? ऐसा कौन सा रेशियो आ गया? सर 70% मीन्स 30% प्रीलिम्स। कौन सा रेशियो निकाल लिया तूने भाई? रेशियो क्या होता है यार? अरे यार तुम इतने अभी छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि 7 से 8 ये करूंगा को। ऐसा कोई है आप में से जो टाइम टेबल बनाता है? सर 7 से 8:30, जिसने टाइम टेबल बना 7 से 8:30 ये करूंगा, फिर 8:45 फिर 15 मिनट का रेस्ट करूंगा, 8:45 से ये करूंगा। एवरी डे इज अ न्यू सिचुएशन, एवरी डे, है ना। तो एवरी डे आप उस टाइम टेबल को थोड़े ना बदलोगे, मतलब ये वो सिचुएशन ऐसी है, मतलब आप उसके अकॉर्डिंग ढलो ना। फिक्स टाइम टेबल बना के, मतलब ठीक है पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा जा सकता, अच्छी बात है। टाइम टेबल बनाना, टारगेट बनाना अच्छी बात है, लेकिन वो एकदम रिजिड ही हो जाना, वो आज की डेट में पॉसिबिलिटी नहीं होती यार। आज की डेट में इतनी सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन है ना। वो सबका खुद खुद का लेवल होता है यार, है। यहाँ इंटरव्यू मेंस और प्री तीनों चल रहा है, खिचड़ी हो गया। अरे एवरी ईयर ना कुछ रोला होता है। अब मैं फ्रेंकली बोलूं कि हम लोग, सारी दुनिया वो ट्विटर ट्विटर कैंपेन चला रही है ना, कि भाई ट्विटर कैंपेन चलाओ, एसबीआई की डेट चेंज करो, ये करो वो करो, चल रहा है ना। तुम लोग नए हो, 1-2 साल हुए होंगे तुम्हें प्रिपरेशन करते हुए, अगर तुम्हें 3 से या 4 साल हुए हैं तो आपको याद होगा एक बार, अगर आप हो तो, मुझे नहीं लगता शायद इतना कोई पुराना होगा यहाँ पर। एक आपको इंसिडेंस बताता हूँ। इंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ था कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ, प्रीलिम्स एग्जाम था या मेंस एग्जाम था, कुछ ऐसा था। उन्होंने यहाँ पर कोविड के दौरान की बात ही थी, है ना। तो उस दौरान कोई सर्टेनिटी नहीं आ रही थी कब एग्जाम डेट आएंगी क्या आएंगी। एक दिन अचानक से आ गया कि जो डेट थी उसको उन्होंने चेंज कर दिया, कि ये डेट को एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि कोई कॉल लेटर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, है ना। उन्होंने कह दिया कि इस डेट को, मतलब 11-12 तारीख को एग्जाम था और कोई कॉल लेटर नहीं आए। 6 तारीख होगी, 7 तारीख, कोई कॉल लेटर नहीं आया। बच्चे पूछ रहे हैं सर एग्जाम होगा नहीं होगा। तो यानी एक इंफॉर्मेशन आती है आईबीएस की कि हम यहाँ पर आपको इंटीमेट करेंगे कि एग्जाम इस 11 तारीख को नहीं है। वो भी कब करते हैं, 5-6 दिन पहले करते हैं। 5-6 दिन पहले जस्ट कि एग्जाम नहीं होगा, ये इंटीमेशन कर दिया जाता है ना। ओके। और उसके 2 दिन बाद तुरंत, यानी कि 6 तारीख को ये आता है कि एग्जाम नहीं होगा, जो कि ऑलरेडी वैसे ही बहुत डिले बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, तो स्टूडेंट सोच के बैठे थे एग्जाम नहीं होगा, ऑब्वियस यार क्या दिक्कत है। 6 तारीख को उन्होंने कहा नहीं होगा, और 8 तारीख को आईबीपीएस की वेबसाइट पे कॉल लेटर्स आ गए थे कि 11 तारीख को एग्जाम है। अब बताओ बच्चा कैसे पहुंचा, ना उसको ट्रेन की रिजर्वेशन मिल रही थी। और उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में, यूपी में भर के वैकेंसीज आई थी, भर के। मतलब किसी और स्टेट में इतनी वैकेंसी नहीं थी जितनी यूपी में थी। और सारी दुनिया ने, बिहार हो, झारखंड हो, एमपी हो, राजस्थान के बच्चे हो, हरियाणा के, सबने यूपी एग्जाम फिल किया था। ना कोई रिजर्वेशन थी, ना कोई उनको बस सर्विस मिल रही थी 2 दिन के अंदर अंदर। अब सोचो उस टाइम क्या सिचुएशन थी। उस टाइम पे मैंने खुद ने, मुझे याद है उस टाइम में मैंने खुद ने ट्विटर कैंपेन चलाया था कि चेंज करो डेट्स या कुछ करो।
कुछ नहीं हुआ था, घंटा फर्क नहीं पड़ा था आईयूपीएस के, जून ही रेंगी थी, जिस दिन एग्जाम था उस दिन एग्जाम हुआ था। अब कर लो, देखो 2 दिन पहले कॉल लेटर आया था, वही तो। अब तुम बताओ, अब तुम लोग नए हो, तुम लोग तुमने वो सिचुएशन देखी नहीं। अब इसी चीज का तुम्हें फायदा उठाया जाता है, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स आपका यही तो करते हैं, ट्विटर कैंपेन चला, उनको खुद को पता है कुछ नहीं होगा, बस वो ना एक इमोशन से खेलना है स्टूडेंट के साथ कि खेल लो खेल लो खेल लो। बाद में उन्होंने 2 दिन हुआ किया, अब वो भी पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और कुछ नहीं है। डिस्ट्रैक्ट करने का जो पता है कुछ नहीं होना यार, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने तो जॉब किया यार, मैंने तो इन इंस्टीट्यूशंस में, मुझे पता है ना इंटरनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनल हमारी एचआर पॉलिसीज कैसे काम करती हैं, मुझे सब चीजों का पर्सनल लेवल पे आइडिया है, मुझे पता है नहीं कुछ होता, कितना मर्जी कर लो, बस इसलिए तो हमने कुछ आपके ये चीज हमने यूट्यूब पे आकर नहीं की कि ऐसे करो वैसे करो, ये कर दो वो कर दो, फायदा ही नहीं, इट्स बेटर कि पढ़ लो उतने टाइम के लिए, जितने टाइम ट्वीट करने में लगाओगे उतनी देर में कोई करंट 5 न्यूज याद हो जाएंगी। चलो हम पढ़ते हैं आगे, आई होप कि ये पेज आप पढ़ लिया होगा, ठीक है। अच्छा, टेनर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपका मिनिमम 7 डेज है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। साइज, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट शैल बी ऑफर्ड ऑन बल्क डिपॉजिट लो। बल्क डिपॉजिट, अगर आपने मेरी मैराथन देखी होगी तो उसमें मैंने इस टर्म के बारे में जिक्र किया था, बल्क डिपॉजिट के बारे में। बल्क डिपॉजिट किसको कहते हैं कि आपका पास एक पर्सन एफडी कराना है और उस एफडी की वैल्यू 2 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, उसको हम बल्क डिपॉजिट कहते हैं। आरआरबी में ये कंसेप्ट यहाँ पर 15 लाख था, जो कि बदलकर अभी हाल ही में 1 करोड़ कर दिया गया है आरआरबी में, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक में। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन, अच्छा ये चीज आपको बताता हूं मैं यहाँ पर आपको, प्री मैच्योर विड्रॉल का कंसेप्ट, प्री मैच्योर विड्रॉल का कंसेप्ट क्या कहता है? प्री मैच्योर विड्रॉल का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको, आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराया है, ठीक है, और आपको इन बिटवीन कभी पैसा चाहिए, मैंने जस्ट एग्जांपल ले लिया, 1 साल के लिए कराया, 2 साल के लिए, कितने भी टेन्योर के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कराया, लेकिन आपको पैसा चाहिए पहले, आपको पहले वापस चाहिए पैसा, तो क्या सर पॉसिबिलिटी है हम पैसा निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप पैसा वापस निकाल सकते हैं, जिसको हम प्री मैच्योर विड्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्री मैच्योर विड्रॉल, कि समय से पहले, मैच्योरिटी से पहले पैसे को निकलवा लेना, ठीक है। लेकिन अब प्री मैच्योर विड्रॉल है, अब बैंक ने आपके अकॉर्डिंग, आपने बैंक को कहा मैं 1 साल के लिए पैसे जमा कराऊंगा, और बैंक ने उसके अकॉर्डिंग अपनी एसेट लायबिलिटी मैनेज की और किसी पर्सन को लोन दे दिया, ठीक है। बैंक ऐसे ही डिटरमाइन करेगा, आपका बेस तो आप ही का पैसा है ना, आपने कितने समय के लिए कराया। अब लेकिन आप 1 साल से पहले पैसा निकलवाने आ गए, तो बैंक को तो अपनी एसेट लायबिलिटी में थोड़ा बहुत झोल फेल करना पड़ेगा, मिसमैच होगा ना होगा, क्योंकि जो चीज सोची थी वो तो होगी नहीं। तो इसके लिए बैंक क्या करता है? इसके लिए बैंक, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल कराते हो तो बैंक आपसे पेनल्टी लगाता है आपके ऊपर। इसमें डबल दो चीजें होती हैं, देखो, एक तो चीज हुई कि मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए, ओके, चल पढ़ भाई मेरे, ये भी नया ही है ना हिसाब किताब, थोड़ा आराम से चलता है। मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए कराया 6.80, मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए कराया था 6.80, ठीक है, ये कराया था। अब मैं पैसा लेने आ गया 180 दिन मान से चलते हैं, ठीक है, 185 डेज हुए हैं मेरी एफडी, एफडी को करवाए हुए 1 साल की, और मैं 185 डेज बाद पैसा लेने आ गया। अब बैंक क्या करेगा यहाँ पर? पहली चीज तो आपको यहां पर 1 साल के अकॉर्डिंग ब्याज नहीं मिलेगा। आप सोचोगे मैं 185 डेज बाद लेने आया पैसा, मुझे तो ब्याज मिलना चाहिए कितना, 6.80 के हिसाब से, नहीं, आपको ब्याज मिलेगा 185 डेज के हिसाब से, कितना मिलेगा? 5.25, आपको ब्याज मिलेगा 5.25%। हो गया यार, ये तो सर तो गड़बड़ होगी फिर तो, बिल्कुल, तुमने एफडी तो बीच में छोड़ी है, तो एफडी तोड़ी है तो तुम्हें 1 साल के हिसाब से थोड़े ना ब्याज मिलेगा, तुम्हें फिर 5.25 मिलेगा, तुम्हें कम मिलेगा, जो उस टेन्योर का ब्याज होगा ना उस टाइम का, वो तुम्हें मिलेगा, जो उस टाइम का मतलब तोड़ने वाले टाइम का नहीं, जब तुमने एफडी कराई थी उस टाइम सिस्टम अपने आप, हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम अपने आप कैलकुलेशन करेगा और आपको इस हिसाब से ब्याज देगा। लेकिन ये ब्याज तो देगा ही देगा, इसके ऊपर भी और पेनल्टी चार्ज कर लेगा 0.501%, यहां पर, यानी पेनल्टी का मतलब 5.25 भी नहीं मिलेगा, 1% पेनल्टी चार्ज की तो 4.25 मिलेगा, यानी कि आपने जो गड़बड़ की है
उसकी वजह से बैंक को जो नुकसान हुआ है, बैंक उसका भरपाई जो है आप ही से वसूल करेगा। और इसी को कहते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन दिया तो जाता है, लेकिन प्री मैच्योर पेनल्टी भी लगाई जाती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठेगा, है ना, खुराफात जरूर उठेगी कि सर एक काम कर सकते हैं क्या? बताओ जी। सर ऐसा करते हैं, सिर्फ हम ना 10 साल की एफडी करा देते हैं 6.50 की, है ना, लेने में चला जाऊंगा 400 दिन पे, सर मेरे को 7.10 मिल जाएगा, या लेने चला जाऊंगा सर 2 साल पे, मेरे को 7% मिल जाएगा, सर मेरे को तो फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। बैंक भी नहीं है इतना बेवकूफ। बैंक आपको जो परसेंटेज देगा वो 6.5 के हिसाब से देगा, विच एवर लेस ही लेगा, दोनों में विच एवर लेस 6.5 मिलेगा, और प्लस जो प्री मैच्योर पेनल्टी लगेगी वो तो लगेगी लगेगी। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपकी आती है बैंक की तरफ से, प्री मैच्योर विड्रॉवल। ठीक है, ये पढ़ लो एक बार। ऑल टर्म डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल हेल्ड जॉइंटली और सिंगली। अच्छा, ये ज्वाइंट में ही हो सकते हैं, मतलब दो व्यक्ति, दो से ज्यादा व्यक्ति भी इसको ओपन करा सकते हैं। फॉर अमाउंट ऑफ ₹15 लाख एंड बिलो शेल हैव प्री मैच्योर विड्रॉवल फैसिलिटी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन टर्म डिपॉजिट विड्रॉवल बिटवीन बिफोर द मैच्योरिटी डेट शेल बी एज अंडर। Interest shall be paid at the rate applicable to amount and period of which the deposit remained with the bank and not at the contracted rate। यही मैंने अभी आपको बताया। No interest shall be paid where premature withdrawal or deposit takes place before completion of the minimum period specified। ठीक है, तो कई बार मिनिमम मान ली 7 दिन से पहले ही आप निकाल लेते हो पैसा, तो 7 दिन तो मिनिमम है ना, 7 दिन से पहले पैसा निकाल लेते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको पैसा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, ये यहां पर एक और लिखा है 15 लाख की अमाउंट, ये लिखा है 15 लाख की अमाउंट। 15 लाख की अमाउंट का कह रहे हैं कि ऑल द टर्म डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल फॉर अमाउंट ऑफ 15 लाख एंड बिलो शेल हैव प्रीमैच्योर विड्रॉवल फैसिलिटी, कि उनमें प्रीमैच्योर विड्रॉवल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, उन पे इवन कोई पेनल्टी भी चार्ज नहीं करता। आरबीआई ने कहा है कि 15 लाख तक तो प्रीमैच्योर पेनल्टी भी चार्ज मत कीजिए, आप विड्रॉवल फैसिलिटी दे दीजिए, पेनल्टी मत चार्ज कीजिए, लेकिन 15 लाख से ऊपर अगर कोई आता है और एफडी तोड़वाता है अपनी, है ना, तब आप उसके प्रीमैच्योर पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। बाकी ये चीज बैंक टू बैंक भी वैरी करती है, बहुत सारे बैंक चार्ज करते ही नहीं है, बहुत सारे बैंक चार्ज करते हैं, तो वो वैरी करती है, वो आरबीआई ने उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। ठीक है, ओके। चलो, ये पेज समझ में आ गया, एकदम क्लियर है ये वाला पेज? अच्छा, ये बैंक के स्टाफ के लिए लिख रखा है, कोई बैंक का कोई चेयरमैन सीएमडी है, उनको 1% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, ये तो सभी बैंक्स में है। ठीक है, ओके। इफ अ टर्म डिपॉजिट मैच्योर एंड प्रोसीड्स आर अनपेड, मतलब मैच्योर हो जाती है ना, 1 साल की एफडी और मैच्योर हो गई, लेकिन कोई लेने नहीं आया उसको, तो उस पे जितने दिन आप लेने नहीं आए पैसा, तो उतने दिन तक आपको सेविंग का ब्याज मिलता रहेगा, है ना। एफडी में रिन्यूअल का ऑप्शन होता है, एक रिन्यूअल भी होता है, वो मैं आरडी करवाऊंगा तो आरडी के साथ करवाऊंगा अभी रिन्यूअल का ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज मैं आरडी के साथ ही आपको करा दूंगा। तो चलो, आज के सेशन में ये एंड करता हूँ। रेकरिंग डिपॉजिट के एक और सेशन है रिवीजन वाला करंट अफेयर्स का, तो वो भी करेंगे। तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के साथ ही मैं कल आपको कराऊंगा ये री इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल डिपॉजिट, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो कल की क्लास में हम कल शायद मेरी क्लास नहीं है, कल नहीं है ना क्लास, शायद नेक्स्ट सेकंड को करेंगे हम क्लास अगली। ठीक है, कल मैंने इंटरव्यूज लेने हैं, तो ये आपके रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया, री इन्वेस्टमेंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपके। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। रोहन जी, आपको भी अच्छी लगी होगी, है ना क्लास? अगर क्लास में बने रहोगे, जनरली बने रहोगे, तो चीजें आप सीख कर जाते हो, बहुत कुछ चीजें सीख के जाते हो। अगर ऐसे ही आप नेगेटिव वे में आओगे क्लास में, तो फिर कुछ भी नहीं सीख पाओगे, है ना। और सिचुएशन को समझना सीखो यार। हर एक चीज का जो एक हर एक चीज का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन जो होता है ना, एग्रेसिवनेस, लड़ाई, गुस्सा नहीं होती, है ना। क्योंकि आप बैंक में जाने वाले हो, वहां पर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करानी है। अगर आपका नेचर थोड़ा सा इस तरह का रहेगा ना, एग्रेसिवनेस वाला रहेगा ना, तो फिर शायद कस्टमर सर्विस जो बैंक की एक मेन मेन बेस है ना, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, कस्टमर डिलाइटनेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उससे आप कहीं दूर हो जाओगे, है ना। वो फिर आपको थोड़ा सा हैम्पर कर सकती है।
ये चीज अभी नहीं सीखोगे, थोड़ी सी बाद में समझ में आ जाएगी, जब कोई कस्टमर किसी तरह से आप कंप्लेंट करेगा या कुछ भी करेगा, तब आपको जाकर चीजें समझ में आ जाती हैं कि नहीं यार ये नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा शांत रहना चाहिए, ऐसे है वैसे है ना। तो अकेले बैंक का एग्जाम देने से बैंक की नौकरी नहीं मिलती, आपको वैसा बनना भी पड़ता है। अगर वैसे नहीं हो, कोई बात नहीं, कस्टमर बना देंगे, सीनियर आपके बना देंगे आपको, बदलना तो पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो फिर वही कह रहा हूँ, अकेले एग्जाम देने से आगे जिंदगी नहीं कटेगी कि एग्जाम दे दिया अब तो मेरी मर्जी है, नहीं। उसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी होता है। चीजों को आराम से प्यार से भी पूछा जाता है, और प्यार से पूछोगे तो डेफिनेटली आगे से रिप्लाई प्यार से मिलेगा। वो तो मेरा नेचर ऐसा है कि हम वैसे ही प्यार से रिप्लाई करते हैं। ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम है सर, SBI PO सर 4 एंड 5 क्लासेस नहीं। हाँ मैं वो देख लूंगा, वो मैं कर लूंगा। नेक्स्ट क्लास मैं बता दूंगा यार, आई थिंक सेकंड को तो मैं लूंगा इसकी नेक्स्ट क्लास, सेकंड को। अच्छा 31, अच्छा 31 है ना कल, एक को लेंगे क्लास। यार मैंने ना इंटरव्यू का शेड्यूल देखना, फ्रेंकली बोलूं मुझे पता नहीं है, मैं ना कर दूंगा अपडेट। जो 8:15 वाले वो करंट अफेयर्स वाली रिवीजन क्लास है, वो तो मैं लूंगा ही डेली, है ना, वो तो मैंने लेनी ही लेनी है, वो तो आज भी अभी मैं लूंगा, कल भी लूंगा, तो उस क्लास में अपडेट कर दूंगा कि बैंकिंग ओनर्स की क्लास कौन सी डेट का मैं। या तो रुको यार, एक सेकंड रुको ना, मैं ना शेड्यूल देख के अभी बताता हूँ तुम्हें, एक सेकंड रुको बस, रुको 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 रुको। शेड्यूल शेड्यूल किधर है बेटा। अपने इंटरव्यू के शेड्यूल देखकर बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास का मैं बताता हूँ, अगली क्लास कब होगी। अच्छा 31, 1, 2, 3, अच्छा लगा हुआ है यार, अगले सारे दिन इंटरव्यूज लगे हुए हैं। ठीक है, फिर तो यार आपकी ये वाली क्लास फिर बाद में होगी, ये वाली क्लास अब आपकी मेरे ख्याल से लेट ही लूंगा। 4 और 5 को, 3 तक तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर रखे हैं, तो ये क्लास फिर आपकी 6 तारीख को होगी बेटा, 6 तारीख को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसमें, 6 नवंबर को। ठीक है, जो आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है वो डेली चलेगी। ठीक है, ये वाली बैंकिंग अवेयरनेस वाली क्लास आपकी मिलेंगे हम 6 नवंबर को। ठीक है, ओके, मंडे को मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी, बीच में इंटरव्यूज लेने हैं मुझे और रिवीजन क्लास लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम 6 को मिलेंगे। हाँ एग्जाम भी है 4, 5 को, वो भी है। हाँ वो यार कल मैंने बताया ना, मैंने कल मैसेज भी किया था टेलीग्राम पे कि कल मेरे घर स्टूडियो का सेटअप चल रहा था कल, इसलिए मैं बिल्कुल ले ही नहीं पाया, मेरा लैपटॉप ही नहीं चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, रात को 10 बजे जाके हमारे लैपटॉप कंप्यूटर सब कुछ ऑन वॉन हुआ है। सुबह से सारी चीजें पुरानी उतर रही थी, नई लग रही थी, उसी में लगे हुए थे, तो इसलिए कल के जो इंटरव्यू नहीं हुए वो मैं रीशेड्यूल करके आपको नई डेट आज में दे दूंगा मैं। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, मिलते हैं फिर, आ जाओ फिर उसमें मिलते हैं, रिवीजन क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।